क्या स्क्रीन दिख रहा है ना? फर्स्ट है या इसको थोड़ा और बड़ा करना होगा? सही है सर। ठीक है। कर लिया आप लोगों ने? लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, लिखना बंद करें इसको, एक बार रिव्यू कर लें आप लोग। रिव्यू कर लें कि आप लोगों ने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, या कुछ कमी है तो उसको दूर कर लीजिए। ये चप्पल उधर रखो, किसका है? ये पूजा होती है ना वहां, उधर फोन रखेगा। लास्ट 1 मिनट, फिर हम बात करना शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी ओर से बताएंगे पहले, आपका सुनने के बाद फिर मैं अपने हिसाब से उसको बताऊंगा। सबसे पहला है कि आप में से कितने लोग पूरा कर चुके हैं इसको? कितने कर लोग लिया है पूरा कर पहले। चुके हैं? 3 दिन पहले दिया था मैंने, 3 दिन पहले दिया था मैंने, यह अपेक्षित था कि आप लोग पूरा करके रखेंगे। चलिए, नेहा, आपने कर रखा है, वेरी गुड। निकालिए नेहा, आप बताना शुरू करेंगे। नेहा। हाँ सर। सर मैंने पहला हाँ लाइन बोलिए। लिखी है कि द नेचर हाँ ऑफ प्रकृति का मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैंने उसका हाँ नेचर ही हाँ। कर दी। द नेचर ऑफ ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज वर्सटाइल। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज वर्सटाइल। हाँ, इज वर्सटाइल, वेरी गुड। और कोई बताएगा? सर सर मैंने वर्सेटाइल हाँ मल्टीफेसेट लिखा है। There are हाँ। versatile nature of employment in India. थोड़ा सर सा सर मैंने आपने लिखा डाइवर्स। बदल दिया है। हाँ हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। मैंने लिखा इन इंडिया नेचर ऑफ जॉब इज मल्टीफेसेट। मल्टी फेजर नहीं होता है, ठीक है। आकाश बोल रहे थे ना, पुरुष वर्ग में से किसी की आवाज आ रही थी, कौन बोल सर रहा द था? नेचर सर द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज डाइवर्स। डाइवर्स, ठीक है। और आपका क्या फोटो देख रही हो? वो यहाँ सामने जाओ, यहाँ से दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई? सर मैंने लिखा है इन इंडिया नेचर हाँ, ऑफ क्या लिखी हैं? एम्प्लॉयमेंट हैज मेनी डायमेंशंस टू इट। हाँ देखिए, एक चीज मैं बताऊं, ये जो इन इंडिया है, इसको आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से वाक्य को आसान करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो इसको आसान करने में जिनको हेजिटेशन हो रहा होगा। देखिए, चूंकि थोड़ा सा मैंने इसमें हाँ, लिखा है क्या लिखी है? unemployment in India, the nature of unemployment in India is multidimensional. अनएम्प्लॉयमेंट आपने लिखा है, अवंतिका। आप Sorry, sorry, बेरोजगार हैं इसका मतलब sorry, थोड़े है sorry. सबको बेरोजगार करेंगे। सॉरी, हाँ, बुरा नहीं लेना। देखिए, मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले अनुवाद में हमको जरूरत पड़ती है कि हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढें। हिंदी में अगर है तो वह करता है, कर्ता ढूंढना है। कर्ता ढूंढ लेंगे तो अगर अंग्रेजी में कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का जो तरीका होगा वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना कठिन लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, काका किक्की कुकू के पढ़ा होगा आपने। की के बाद जो शब्द आता है उसको सब्जेक्ट का रूप मान करके और वाक्य में हम सबसे आगे रख देते हैं। एक तरीका है ये सब्जेक्ट ढूंढने का। ये सब्जेक्ट हमें मिल गया। दूसरा, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम करना या होना। इसमें काम करना या होना का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, तो वर्ब छोड़ देंगे। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपका जो भी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन है, वह ऑब्जेक्ट रूप में होगा। भारत ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है नाउन या प्रोनाउन, वह ऑब्जेक्ट है। रोजगार, यह भी एक तरह का नाउन है, तो इसे भी हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया? नाउन हमने 3 ढूंढा इसमें। ये जो बहुमुखी है, बहुमुखी क्या है? ये विशेषता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा?
विशेषण, ये श होता है विशेषण, ठीक है। विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन को देखें या सेंटेंस फॉर्मेशन के तरीके पर थोड़ी सी नजर डालें तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, और सेंटेंस में जैसे मैं अगर कहूं कि अमीर आदमी, अमीर शब्द कहां लगेगा? आदमी से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले। अगर मैं उसी को कहूं रिच मैन, या फिर किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, इसका मतलब दोनों ही परिस्थितियों में एडजेक्टिव कहां लगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले। इस आधार पर इस वाक्य की संरचना हम अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला? काके की के बाद जो शब्द आया वो आया प्रकृति। प्रकृति को हम लिखते हैं द नेचर। आप लोगों में से नेचर के अलावा और भी कोई शब्द आप लोगों ने लिखा है तो साझा करें। किसी ने कोई शब्द लिखा है इसके लिए? नेचर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ, चूंकि ये जो का के की है, का के की के बाद वाला शब्द अगर आगे आता है तो ये का के की से पहले वाला शब्द पीछे जाएगा। ऐसे ऐसे घूमेगा चक्र। क्लियर है? तो नेचर ऑफ क्या प्रश्न करेंगे तो ये रोजगार, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की प्रकृति बताई गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकृति कैसी है? बहुमुखी है। बहु के लिए, वो सास बहु वाली नहीं, बहु के लिए मल्टी एक शब्द का प्रयोग होता है, मल्टी। इसके बाद मुख जो होता है, मुख का मतलब फेस, तो फेस के लिए डायमेंशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, 3D जैसे होता है ना, डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल एक। किसी ने वर्सटाइल लिखा है। वर्सटाइल हालांकि नहीं चलेगा, लेकिन इमरजेंसी में कोविड वैक्सीन का भी प्रयोग किया गया था तो हम भी इसको वैक्सीन मान के कर लेंगे, ठीक है। या फिर आपको मल्टी के साथ कोई और शब्द दिखे तो बताइए। मल्टी फेसेट कुछ लोग लिख देते हैं, मल्टी डायमेंशनल। अब कहाँ है? हाँ, क्या? मल्टी फेज, मल्टी सेक्टोरल नहीं होगा, वो मल्टीलेटरल। ठीक है, आपको मतलब जो मैंने बताया, जैसे कोविड वैक्सीन का इमरजेंसी प्रयोग मिला था परमिशन, वैसे परमिशन देता हूं, एग्जामिनेशन में आप लिख सकती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये है, कहाँ है? कहाँ है? आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मे है, मैं बाकी मिटा सकता हूं, आज्ञा है? बाकी मिटाता हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें पता है नाउन का प्रयोग कहां होगा, प्रोनाउन का प्रयोग कहां होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होगा, वर्ब का पता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन पे हम आते हैं। प्रीपोजिशन में क्या होता है? कोई किसी स्थान पर है उस तरह का प्रयोग करते हैं, इन, ऑन, एट, इस तरह का प्रयोग होता है। अब ये जो मे है, मे के पहले कोई शब्द होगा। नियम ये कहता है प्रीपोजिशन जो है, विशेषकर इन का प्रयोग हम लोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। आप कोई ऐसा मुझे उदाहरण बता दीजिए जिसमें इन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद हुआ हो। कोई एक प्रयोग बता दीजिए। नहीं आएगा। द फिश इज इन द पॉन्ड, द पॉन्ड इज इन द फिश, नहीं होगा, नहीं होगा, अर्थ बदल जाएगा। तो अब ये क्या होता है? इन इंडिया। क्योंकि ये देखिए, ये जो मे है, मे वाला जो शब्द है, इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है तो इन, ऑन, एट, ये तीनों चीजें उसके पहले आ जाती हैं। तो फिर शुरू होगा, मैंने बताया था, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बहुमुखी छूट गया, अभी ले आते हैं। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके बाद ये जो है इसकी हिंदी इज बहुमुखी।
इज मल्टी फेसेट मल्टी डायमेंशनल, इस तरह से इस वाक्य का होगा। हैं इन इंडिया आप लास्ट में लेना चाहती हैं, ठीक है। द नेचर इन इंडिया तो हम लाए ही नहीं, इन इंडिया बीच में मैंने लिया, आप कहना चाह रही हैं कि इन इंडिया हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन इंडिया, चल जाएगा, थोड़ा कमजोर होगा। सेंटर में अगर रखते हैं तो बेटर है। कुछ लोगों ने इन इंडिया पहले लिखा है, इन इंडिया उसके बाद प्रयोग किया, तीनों रूप में कर सकते हैं, बेस्ट इज सेंटर में ले लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, दूसरे वाक्य की विवेचना करें। दूसरा वाक्य कहता है कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है, इसकी बताएंगे आप लोग। Some people get employment throughout the year, while some people get Some- employment only for a few अरे months. जितना पूछा वही, और जितना Some पूछा people- उतना ही। सम पीपल गेट, अच्छा मिलता जुलता वाक्य आप लोगों का हो तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सम पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, some एक मिनट, people are employed throughout the year. अच्छा हाँ एक मिनट, सम पीपल आर एम्प्लॉयड आप कह रही है ना, जी सर, throughout the year. ठीक है। दूसरा है सम पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। Yes, इन throughout the दोनों year. वाक्यों में अंतर है, थ्रू आउट द ईयर बाद में देखते हैं। ये जो दोनों वाक्य हैं आपके, दोनों वाक्यों में अंतर है। क्या अंतर है, सम पीपल गेट, कुछ लोगों को प्राप्त होता है, प्राप्त होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिलना या प्राप्त होना, इसके लिए क्या अंग्रेजी है, गेट है। वेयर एज, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, आपने यहां लिखा आर एम्प्लॉयमेंट, आर एम्प्लॉयड, मतलब उनको कोई और हायर करता है, दोनों में अंतर नहीं है। आर एम्प्लॉयड, उनको रोजगार दिया जाता है। आप जो ये कहना चाहती हैं आर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार दिया जाता है, दिया जाता है, अंतर है ना देने और लेने में। जी सर। यहां देखिए, आप परीक्षा देने जा रही हैं, अगर फ्रीलांसिंग अनुवाद आपको करना पड़े तो वहां यह चल जाएगा। अपने पास ही रखिए, कैमरा ऑफ हो तो बताइएगा, नीचे रख लीजिए। क्लियर है, तो आप अगर आर एम्प्लॉयड लिखे हैं तो एज ए फ्रीलांसर आपका चल जाएगा। बट परीक्षा में जहां कांटे की लड़ाई है, मान लीजिए आपने लिखा आर एम्प्लॉयड और सुमन ने लिखा गेट एम्प्लॉयड या गेट एम्प्लॉयमेंट, तो सुमन चूंकि शब्द के साथ चली, सारा भाव लेके चली, तो सुमन को आपसे 1 नंबर ज्यादा मिलेगा और आप रेस से बाहर। इसलिए संदर्भ के अनुसार परीक्षा में शब्द का प्रयोग सर्वाधिक करना उचित रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब आपने, किसी ने पूरा वाक्य कर दिया था, अब बताओ बच्चा किसने किया था, बोलो, बोलिए, बताइए मैडम, हाँ बोलो। Some people get employment throughout the year. उसके बाद But देखिए, उसके बाद का जो अंश है, कौन बोला था, चुप हो गई। Yes, sir, अरे बोलो। मैं बाय मिस्टेक हाँ। लेफ्ट हो गई थी, तो मैंने अच्छा, लिखा था अच्छा। some people get employment throughout the year, while some people get employment only for a few months in a year. ठीक है, वेरी गुड। थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है, आप में से कोई बताएगा। सर वेयर एज का यूज होगा। वेयर एज और व्हाइल दोनों चलेगा, बट भी चलेगा। और क्या गलती है, और क्या गलती है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा द्विरुक्ति एक शब्द है। जी सर, मैं वही बोलने वाली थी, यहाँ सम गेट कर सकते हैं। जैसे सम गेट। हाँ, जी अब सर। वही बात हो गई कि अवंतिका ने दोबारा पीपुल रिपीट कर दिया और उसकी जगह शैलजा ने सम लिखा, तो भाव किसका आ रहा है, शैलजा का भाव आ रहा है। कारण क्या है, अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों को दोहराने की परंपरा नहीं है, तो इसलिए वाइल सम लिख रही है, इसका मतलब है कि वह रिप्रेजेंट कर रहा है सम पीपुल को। एक बार पीपुल लिख दिया ना तो दोबारा ना लिखें। अगर आपने लिखा है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मुझे कंपेयर करना है, चूंकि मुझे तो नंबर देना है ना, और जहां नंबर गेन है, फर्स्ट सेकंड हमको डिसाइड करना है, तो वहां हम परिपाटी से नहीं हटेंगे और इस लिहाज से वाइल सम का प्रयोग करेंगे, पीपुल रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, वाइल सम, कुछ लोग, वर्ष में, ये वर्ष में अगेन में का इन होगा
और ईयर, ठीक है, इन द ईयर, वो थोड़ा सा हिल गया है, आ जाएगा, ठीक है। वाइल इन द ईयर क्या होगा, बहुत कम, क्या है शब्द, क्या है, मेरी आवाज आ रही है ना बच्चे लोग? जी सर। जी Sir, सर। ठीक है। only a few months हाँ, in a year. ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, इसके अलावा कोई और विकल्प? Sir, ओनली only a फॉर few फ्यू months. मंथ्स, Only a ओनली few अ फ्यू months in मंथ, the year. थोड़ा सा और अंतर करें। मंथली एम्प्लॉयमेंट, ये जो नहीं मंथली एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, मैंने जैसे ओनली फॉर फ्यू मंथ्स लिखा है ना, तो ये जो ओनली है लास्ट में भी ले जा सकते हैं, फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, ठीक है। हाँ, ये जो सर ये सम पीपल, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर ये सम पीपल की जगह सर फ्यू पीपल सर ज्यादा सुटेबल रहेगा, सर सम पीपल ज्यादा सुटेबल रहेगा? ठीक है, परीक्षा में हमको फ्यू नहीं याद आया तो हमने सम लिख दिया, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। परीक्षा में हमें नहीं याद आया तो हमने फ्यू लिख दिया, सम और फ्यू में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ठीक है। स्क्रीन मेरा बुझ गया, दीजिए, फोन देना नहीं, नहीं आपका चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। होल ईयर, होल ईयर या और कोई वर्ष भर के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे आप लोग? थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, कुछ महीने ही, दोनों चलेगा, होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर आपका ज्यादा अच्छा है। अगला वाक्य है, किसी को डाउट हो इसमें तो बता दें, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? मैडम, सर मैंने इस तरह से अगला बनाया वाक्य है, हाँ, क्या सर, बोलिए some बोलिए, people हाँ get बोलिए, job सुन रहा for हूँ। some month. Sir, some हाँ, people get job for a whole year, while some people get job for some month. सर गलत है ये। थोड़ा सा जम नहीं रहा है, ठीक है, तो आप इस शैली में करें, अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, आ जाइए आ जाइए, अगला वाक्य है, क्या है, आप इसको ही बताएगा। अगला वाक्य कहता है, अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। अधिकांश मजदूरों को नहीं मिल पाती, इसमें किसका? मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स। मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी मतलब अधिकांश होता है। सर मैंने लिखा है majority- most of the workers मोस्ट ऑफ do द, ठीक not है, get fair. दोनों चलेगा। हाँ, मोस्ट ऑफ, उसको थोड़ा एडमिट कर दीजिए, एडमिट। सर मैंने लिखा है, हाँ हाँ, most of the laborers do not get paid enough for their labor. हाँ, Most of the workers do not get fair wages ठीक for है, their डू work. नॉट गेट फेयर वेजेस, या जो भी इस तरह का है उसका प्रयोग आपने किया, चलिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर भी चलेगा, Appropriate wages. अप्रोप्रिएट, प्रॉपर, फेयर, आप क्या लिखे हैं? डिड नॉट, डू नॉट होगा, नहीं पाते, Do not. डिड नॉट मतलब नहीं मिला हो गया है, ठीक है। चलिए ये बहुत आसान था। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की, कार्य यहाँ जो मजदूरी एक कार्य है, वहां क्या होगा, फॉर देयर वर्क लिखें, लेबर लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है, वर्क लिखने से भी चल जाएगा, लेबर भी लिखा है तो चलेगा, जॉब लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अगले वाक्य में चलें। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति अधिक कार्यों में लगे होते हैं, आर्थिक कार्यों में, सॉरी, ये जो वाक्य मैं पढ़ रहा हूं एक जगह देखिएगा, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। अधिकांश मजदूरों को, सॉरी, वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय, यहां आके सांस रुक जाती है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूले में सिखाया है कि यहाँ क्या कहते हैं, समय को क्या लिखेंगे, समय है तो समय आगे आ जाएगा ना, तो समय के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ?
while, वेरी गुड। चलिए while आगे। While estimating the numbers of workers. while estimating, वेरी गुड। estimate का मतलब हो गया आकलन। estimate of क्या, while estimating क्या लिखा आपने? While estimating the तो numbers देखिए of इसको the दो number तरह of से कर workers. सकते हैं, while estimating भी कर सकते हैं और while taking estimate, सर मैंने इस while तरह से taking किया, सर estimate। to guess the number हाँ। of that laborer. नहीं, नंबर तो ठीक है, आप अनुमान लगा रहे हैं ना, खाली नंबर नहीं ले रहे हैं, अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान लगाने का क्या होगा? To एस्टिमेट होता है अनुमान या आकलन। सर to guess से असेस भी लिख सकते हैं। क्या टू गेट से क्या आपने वाक्य बनाया है? सर to guess देखिए टू गेट the से नहीं number होगा, of कारण that क्या? टू laborer. गेट से नहीं होगा। टू गेट उनका संख्या सर निकालने गेट के लिए गेस बोल आप जो भी, अरे सुन सर लीजिए ना, गेस बोल रहे हैं। टू गेट आपका, अरे सुन लीजिए दादा, आप क्या लिख रहे हैं? टू गेट लिख रही हैं ना, बोलिए फिर से बोलिए। सर गेस टू गेट का मतलब है, GUE हाँ डबल स्पेलिंग S। बोलिए, GATE। गेस, गेस ये अनुमान वहां नहीं चलेगा। ये अनुमान, अच्छा आज बारिश हो सकती है, दैट इज अ गेस। लेकिन यहाँ आकलन कर रही हैं। आपके यहाँ मान लीजिए बर्थडे पार्टी है आपका कल, ठीक है, और बर्थडे पार्टी में आपको मेहमानों को बुलाना है, उसके अनुसार खाना बनवाना है, तो वहां आप लिस्ट बनाएंगी, दैट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेट बोलते हैं कितना खर्चा आएगा, ठीक है। गेस का मतलब नहीं है अरे चलो चिड़िया उड़ रही है, लगता है पृथ्वी पे गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, ठीक है। तो जहां गिनती की बात होती है वहां एस्टिमेशन की बात करेंगे। तो और फिर उसमें टू गेट करने के लिए, टू का मतलब है टू गेट पाने के लिए, जबकि यहाँ वाक्य क्या कह रहा है? करते समय, समय इन्वॉल्व है ना, तो समय इन्वॉल्व है तो वाइल का प्रयोग होगा। कुछ लोग वेन भी लिखते हैं, चल जाएगा, वाइल ज्यादा अच्छा है। पुरुष वर्ग से कोई बताएगा? मार्जिन नहीं छोड़ रही हो तुम, और बोले थे लाइन खींचे हुए कॉपी में करना है अभ्यास, इसमें रख लेना जाके बैग में। हाँ बैग ही छूट गया, ये भाग्यवान है, बैग ही छोड़ के आ गई। ठीक है चलिए आगे बढ़िए आप लोग। और कोई बताएगा इसमें? किसी और की ओर से कमेंट आए? अरे बताइए, सब मौन हो जा रहे हैं, आवाज जा रही है ना? सिंहासन मौन क्यों है बच्चों? सर मैं बताऊं सर? हाँ हाँ बोलिए, अरे प्रतीक्षा ना करें इनविटेशन, सर दोज लेबर्स हु एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हु के बाद आर आना चाहिए ना। देखिए अगर आपने लिख दिया हु इंगेज, इसका मतलब है जो लोग इंगेज करते हैं। जी। होना क्या चाहिए? जिनको इंगेज किया गया है, तो हु आर इंगेज होगा। चलिए आगे बढ़िए। हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर आर कॉमा हाँ। लगा के लगाया था सर। हु एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग एस्टिमेटिंग मैं ऑफ वहां देयर तक नंबर्स। मैं वहां तक आ नहीं पाया। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए स्क्रीन पे आ रहा है ना? ठीक है। अब मैं थोड़ी सी, चूंकि देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये खुला सत्र मैं इसलिए रखता हूं कि आपके मन की बात भी सुन सकूं। जरूरी है हमारे मन की बात सुने। सीखेंगे आप तभी जब आप लोग अपने अनुवाद का अंश साझा करेंगे, बात करेंगे, अन्यथा फिर लाभ नहीं ना। मान लीजिए मैं एक स्क्रिप्ट लेके आऊं और मैं करा के चला जाऊं, आप में कमी क्या रह रही उसकी सुधार नहीं हो पाएगी ना। तो आप में से जिसने भी किया हो, जिसने नहीं किया वो तो हरी हरी है, दोनों तरफ से जीतता है। जिसने भी किया है जरूर अपने वाक्यांश साझा करें। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपका और फलाने का एक होता है, तो रिपीटेड नहीं करना है। बोलिए क्या बोल रही हैं? सर इस लाइन का मैंने लिखा है आगे का, ऑल द पीपल हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। लेकिन आपने अनुमान वाला वाक्य छोड़ दिया मैडम। वो यहाँ सर देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे था। हाउएवर वैसे व्हाइल श्रमिक, या चलिए स्टार्टिंग में मैं आपसे थोड़ा सा जी बोलिए, स्टार्टिंग क्या है? हाउएवर, However, while estimating the number of employees, all ठीक है, the बस people वेरी who गुड, are वेरी गुड। चलिए अब मैं जरा एक एक खंड को तोड़ तोड़ के बताता हूं। वैसे श्रमिक,
वैसे के लिए सच या दोज का प्रयोग करेंगे। सर मैंने ऑल दोज हाँ? किया है। ऑल के साथ दोज लगाना नहीं लगाना सब एक क्या बात है। ऑल दोज ठीक है, ऑल दोज चल जाएगा। ऑल दोज वैसे श्रमिक, ये जो वैसे शब्द है ये विशेषण है, श्रमिक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह से ये दोज वगैरह एडजेक्टिव के रूप में हम ले लेंगे। और श्रमिक है लेबरर, अगर आपने ऊपर लेबरर लिखा है तो लेबरर लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, वर्कर्स। ठीक है, तो ऑल दोज, ऑल सच, सच दोज, यहाँ वर्कर्स। देखिए कितनी आसानी से बनता चला जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे सवेरे वाले सत्र में कहा कि नहीं नहीं सर बहुत कठिन है। कठिन कब लगता है, जब आपको लगता है कि 3 पंक्तियों में अरे बाप कैसे होगा। आप काट के खाइए ना। अगर आपको, मैं 1 मिनट, अगर मैं आपको 10 किलो का केक दे दूं, अरे इतना बड़ा केक हम अकेले 5 आदमी कैसे खाएंगे। टुकड़े करो, खाओ ना, जितना खा पाए खा पाए। बोलिए क्या बोल रही थी। सर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ, while predicting या estimating whatever. प्रेडिक्शन नहीं होगा, नहीं व्हाटएवर नहीं। Okay. ठीक While है, आप estimating the डिसीजन लेने numbers की, of, हाँ while estimating the numbers of laborers, all other एक ही workers बात है, आप भी रिपीट कर रही हैं। in दूसरे ने जो economy. रिपीट किया है, सुनिए ना अवंतिका, अगर एक ने इस तरह का वाक्य बताया है, डोंट रिपीट दैट। अगर अलग हो तब रिपीट करना है। चलिए आगे बात करता हूं। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि का के की के बाद जो शब्द आता है संज्ञा शब्द, उसे हम लोग पहले लेंगे। तो की संख्या, तो की संख्या के लिए द नंबर, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब ये ऑल दोज वर्कर्स या जो भी आप लिखें, सच वर्कर या दोज वर्कर्स, ये आपका यहां तक का हो गया। ऐसे श्रमिकों की संख्या, टुकड़े टुकड़े करके सजाएंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। संख्या का अनुमान लगाते समय, ये अनुमान लगाना दैट इज क्या है, अनुमान लगाना ये वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, लगाना और समय, मैंने आप लोगों को बताया है वाक्य में कि टाइम और प्लेस अधिकांशतः पहले होता है। ठीक है, तो समय का मतलब होता है वाइल। अगर आप वाइल नहीं लिखना चाहते तो एट द टाइम ऑफ भी लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ। दोनों में फर्क है। वाइल अगर लिखा है तो यहां अनुमान लगाना का, एस्टिमेटिंग, ESTIMATING, वाइल एस्टिमेटिंग। बाकी देखिए कैसे अपने आप सस्ता चला जाएगा। एट द टाइम ऑफ अगर लिखे हैं तो एट द टाइम ऑफ के बाद आप एस्टिमेशन लिखेंगे, एस्टिमेशन। ऑफ के बाद जो शब्द है वो संज्ञा रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें पेपर 1 के दौरान आप लोगों को सिखाई गई थी। वो अलग बात है कि आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए और आपने कह दिया कि ग्रामर जितना पढ़े थे कुछ नहीं आया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन यहां प्रयोग होगा, या वाइल है तो एस्टिमेटिंग TING होगा। अब फिर देखिए वाक्य सजा की नहीं सजा। एट द टाइम वाइल एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑल दो जो है वर्कर्स, यहां तक हो गया करते समय। अपने आप सजेगा अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रकृति याद है। कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन कहता है, थोड़ा सा मैं पीछे ले आऊंगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव लगता है और उसी तरह से ऑब्जेक्ट के पहले एडजेक्टिव लगता है। इतना पता है आपको। अब वर्ब है, वर्ब इंग्लिश में वर्ब जो है, वर्ब के पहले क्या लगता है, वर्ब के पहले या बाद सर लगता है स्क्रीन चली गई। एडवर्ब। स्क्रीन चली गई है, सॉरी। जी सर। ठीक है, आ रहा है आगे। अब आ गया। ठीक है, वो 30 मिनट बाद वो हिलाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आपको पता है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव विशेषण सब्जेक्ट के पहले लगेगा या ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा, और इसी तरह से वर्ब है, वर्ब के बाद एड वर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए।
बार बार विशेषता पर जोर दे रहा हूं, वो कहां लगेगा? वर्ब के बाद। लेकिन अगर हिंदी में है तो वर्ब के पहले। जैसे हम कहते हैं धीरे धीरे चल, या फिर चलते समय। ठीक है, समय जो है क्या है? चलना की विशेषता है। क्रिया विशेषण की बात कर रहा हूं मैंने आपको कहा धीरे धीरे चल, चलना क्रिया है, उसकी विशेषता है धीरे धीरे। हिंदी में पहले आया, लेकिन उसका अनुवाद जब करेंगे तो वॉक स्लो या स्लोली LY लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब आप उसको सजाएं अनुमान लगाते समय। यहां तक का हिसाब क्लियर? ये जो मैंने बताया इनिशियल सेंटेंस फॉर्मेशन का जो प्रारूप आपको बता रहा हूं, इसको अगर याद रखेंगे तो आप PQRS आराम से कर पाएंगे, आप वाक्य सही सजा पाएंगे और संरचना सही होगी। यहां तक का हो गया, इसलिए यहां मिटा देता हूं, यहां तक का मिटा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं। अब देखिए अंग्रेजी की एक विचित्रता यह है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसको छोड़ देते हैं। अब जितने भी व्यक्ति, इसका क्या होगा? जितने मतलब गिनती है, तो यह क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पीपुल, NUMBER, नंबर ऑफ पीपुल, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, द नंबर ऑफ पीपुल, जितने भी व्यक्ति, या फिर नंबर आएगा ही आएगा। कोई और शब्द बताइए आप लोग। अवंतिका, अभी आपने बताया था इसका, क्या बताया अवंतिका? अवंतिका मेरी आवाज आ रही है? ये सब चुप हो जाते हैं अचानक, जैसे कहीं से। आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। अरे तो बोलिए, अवंतिका नहीं बोले तो आप बोलिए, कोई तो बोले, पता तो चले आप लोग क्या शब्द सोच रहे हैं। बोलिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर मैंने बनाया है द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ जॉब्स हु आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक वर्क। हाँ, होल्ड करिए। मैंने सिर्फ जितने भी व्यक्ति इसका पूछा था आप लोगों से। ठीक है, नंबर तो लगाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। क्या लगता है, विकल्प है? सर मैंने ऑल ऑफ द पीपल लिखा है, ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन इकोनॉमिक। ऑल ऑफ द पीपुल लिखा है, ऑल ऑफ द पीपुल। चलिए आप चालाक निकली, ऑल ऑफ द पीपुल। ठीक है, और कोई? आप क्या लिख रहे हैं? ऑल द इंडिविजुअल हु आर एंगेज्ड लिखा है। ऑल द इंडिविजुअल नहीं होगा, ऑल द लेबरर लिख लीजिए तभी चलेगा। ठीक है, ले लेते हैं, तीनों होगा। नंबर ज्यादा सुटेबल है और बाकी ऑल वगैरह फिर चल जाएगा। ठीक है, जितने व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं। ये होते हैं बड़ा विचित्र शब्द है। ये जो होते हैं, हालांकि यहाँ ता ते ती है, लेकिन पर इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। द नंबर ऑफ पीपुल, ये मैं मिटा रहा हूं। द नंबर ऑफ पीपुल हु आर, हु के साथ आर लगा है, जो हैं, हु आर इंगेज्ड। इंगेज जो शादी वाला नहीं है, इंगेज या फिर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड होगा, हाँ एम्प्लॉयड होगा, एम्प्लॉयड। या कोई और शब्द एडमिट कर दीजिए, कोई और शब्द। एम्प्लॉयड और इंगेज के असाइंड, असाइंड नहीं होगा। ठीक है, असाइंड तो उनको कार्य दिया गया है। इन्वॉल्व चलेगा, इन्वॉल्व। और कोई शब्द? इंडल्ज, इंडल्ज चलेगा। और कितना शब्द आ गया? काफी है, 1 2 3 4 शब्द। आप लोगों की ओर से कोई शब्द? डिप्लॉयड, चलिए 5वां शब्द। वाह कितना अच्छा संगम है ये, एक शब्द के लिए हमें 5 विकल्प मिल गए। और कोई? डिप्लॉयड भी अच्छा है, मोस्ट सुटेबल। इंक्लूडेड नहीं हुआ है, नहीं डिप्लॉयड किसी को कर सकते हैं। मजदूर है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बच गए तो असरानी के साथ जाओ। ठीक है, 5 काफी है, 5 में से कोई एक चुन लीजिए। कहाँ इंगेज है? आर्थिक कार्यों में। अगेन में है तो में आगे आ जाएगा। इन, आर्थिक का इको कल, कार्य को वर्क की जगह एक्टिविटी लिखें, वर्क लिखें तब भी चलेगा, एक्टिविटीज लिखें तब ज्यादा अच्छा है। गतिविधियां, ठीक है।
एक्टिविटीज, आप वर्क लिखे हैं तब भी चलेगा। वर्क कुछ लोगों ने जॉब भी लिखा होगा, जॉब्स, वर्क्स, ये भी चलेगा, बिकॉज यहाँ कार्यों बहुवचन है, इसलिए वर्क्स या जॉब्स का हमने प्रयोग किया है। क्लियर है यहां तक आप लोग? आगे बढ़े। उन सबको, इसको मिटा देते हैं, उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उन सबको के लिए प्रयोग होता है दे ऑल, दोज पीपुल। और कोई? हाँ, और Sir, those all are All of included in them the are category of included in job. the category of people who are employed. ऑल ऑफ देम, धीरे धीरे, ऑल ऑफ देम, और all are those people, all such people कोई लिख सकता है, all such people, ठीक है, एडमिट कर दीजिए, all such people, ठीक है। उसके बाद हम आर का प्रयोग करेंगे, ये सब लेने के बाद आर, ठीक है। सर दोज हाँ। दे ऑल ऑफ देम ये सब लिखना जरूरी है। जब द नंबर ऑफ करके हु से बनाए थे उसका सेंटेंस, तो इसका आर इंक्लूडेड करके नहीं कर सकते। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इन्होंने एक विकल्प दिया है कि कार्यों में लगे होते हैं, यहां तक है तो मैडम का कहना है कि इतना बवाल लिखने की जगह डायरेक्टली सिर्फ आर लिख करके नहीं कर सकते। आर बहुत सुंदर बताया आपने, मैंने अभी तो बताया पीपल हर जगह नहीं लिखना है, कहीं बरगद भी लिखना है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आर लिख करके काम चला सकते हैं, ये सारा का सारा साइलेंट हो जाएगा और दैट विल बी बेस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। आर अब हो गया रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आपने आर लगाया है तो आर के बाद एंगेज नहीं, गिना जाता है ना, शामिल किया जाता Included है, in the category of Included है। job. बिल्कुल बिल्कुल, कंसिडर्ड नहीं होगा? इंक्लूडेड, चलो कंसीडर भी ले लेता हूं। और कोई शब्द? सर काउंटेड होगा क्या? काउंटेड भी ले लेते हैं। और कोई? 3 शब्द मिला हमें। और कोई? ऐसे चर्चा होगी ना तो बाकी जो लोग नहीं सुन पा रहे वो भी सीखेंगे ना, और ज्ञान बांटने से घटता है नहीं। जिसको लगता है बांटने से घटता है वही चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं, बढ़ता है। वेरी गुड, वही लोग शामिल नहीं हो रहे हैं जिनको डर है, हुई माँ मैंने बता दिया तो फलाना सीख जाएगा, नहीं, ये भावना गलत है, बढ़ता है। इसीलिए गाना भी गाया राज कपूर ने, ज्ञान बांटते चलो। इंक्लूडेड, कंसीडर्ड, काउंटेड, कहाँ काउंट किया जाता है इनको बताइए? रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में। यस, थोड़ा सा मैं और आसान कर दूं, ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। हाँ मैं थोड़ा आसान कर दूं बाकी लोगों के लिए। अगेन मे वाला आता है ना, मे मतलब कहीं प्लेस है तो मे हम आगे ले आते हैं क्योंकि प्लेस है। इन द श्रेणी के लिए कैटेगरी ऑफ, कैटेगरी बाद ऑफ आएगा क्योंकि किस तरह की कैटेगरी ऑफ? रोजगार में लगे। अगेन एम्प्लॉयड, रोजगार में लगे एम्प्लॉयड लिखेंगे, यहां इंगेज वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। इन द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयड क्या है? पीपल, हम क्या लिखा है हम लोग? एम्प्लॉयड पीपल, शॉर्टकट लिखा हूं, अपने हिसाब से लिख लीजिए। देखिए कितनी आसानी से होता चला जा रहा है। खाली हमें आवश्यकता क्या है? हमें बस इसका ध्यान रखना है, ऑफ के बाद वाले शब्द को आगे ले आना है, इन के बाद वाले शब्द को इन के पहले वाले को इन के बाद ले आना। ये छोटे छोटे 2 सूत्र है, 2-3। आज के सत्र का वीडियो मैं आप लोगों को YouTube में डाल दूंगा, वहां देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि भविष्य में आपके जब बच्चे के बच्चे हो, दादा दादी बन जाए, तब भी उनके काम आए। स्पेशल सेशन क्या? हाँ, एस्टिमेट के बाद ऑफ होगा, while taking the estimate of। ये यहाँ देखिए, इस इनका सुनो, इनका एक डाउट है, इन्होंने कहा है while taking the number of के बाद दोष प्रयोग किया है। आप दोष सच नहीं करके खाली द लिख के भी काम कर सकते हैं, सच भी नहीं लिखे तो चलेगा, सच भी चलेगा वैसे। हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स,
डबल नहीं है, नंबर ऑफ नहीं होगा, ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो वहां अगर द भी लिखते हैं तो चल जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। यहां तक हमने कंप्लीट किया अभी तक। लास्ट 10 मिनट हम और इस विषय पर मंथन करेंगे, और बाकी अगर आप लोगों ने सबने किया होता तो आज बड़ा आनंद आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। वर्ष 2011-12 भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग इतना मिलियन आंका गया था। बोलिए, आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ईयरफोन निकाल के बोलिए। नहीं सुन पाए। 2011-12 Sir, total strength of 2011, India's यहाँ labor एक force शब्द was छूट गया है, estimated यहाँ एक शब्द the छूट year गया है। Sir, हाँ, yes, in the या year वर्ष इतना यहाँ में होना चाहिए था। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे इन द ईयर। year अच्छा सुनिए 2011 एक मिनट, ये इन द ईयर है, इसके लिए आप ड्यूरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, इन द ईयर। एक और शब्द है बैंकिंग अनुवाद में, अगर हम जाएंगे तो इन द फिस्कल लिखते हैं, FISCAL। फिस्कल के बाद ईयर। स्पीकर ऑफ करिए, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। इन द फिस्कल, फिस्कल के बाद ईयर नहीं लगाएंगे। कोई बोल रहा है या आवाज आ रही है किसी के फोन से? स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन सर पा रहा आप हूँ ही जो का भी। 2 चैनल है जिसका ऑन है। नहीं, दो में से एक का ही माइक ऑन है, अभी बंद हो गया। वो समझ गए जिनकी आवाज से आ रही थी। देखिए, ये जो 2011-12 क्यों लिखते हैं, बता पाएंगे आप लोग? 11 से 12 नहीं, 11 का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के मार्च तक। हाँ, वित्त वर्ष होता है ये। वित्त वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर। इसलिए आप चाहें तो इन द फिस्कल लिखें, ड्यूरिंग लिखें, या इन द ईयर 2011-12। ये सर क्या हम समय है। ड्यूरिंग द टाइम स्पैन भी लिख सकते हैं? ड्यूरिंग द टाइम स्पैन टाइम ऑफ स्पेंड नहीं होगा। 2011। क्यों? टाइम खर्च किया गया, कहीं लिखा है हिंदी में? मैंने बताया ना, आपको बिल्कुल पार्टिकुलर होना पड़ेगा। जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है वही, जबरदस्ती कोई शब्द भारी नहीं करना है। 2011-12 इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि 11-12 वित्त वर्ष है। तो द फिस्कल लिखेंगे तब भी चलेगा, ड्यूरिंग लिखेंगे तब भी चलेगा। ड्यूरिंग द ईयर, फिस्कल के साथ ईयर का प्रयोग नहीं होगा। और इन द ईयर 2011-12 ये दोनों चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार क्या था? मैंने आपको बताया, का के बाद वाला The total strength of India's आकार। labor force. कुल है, कुल आकार है। The द labor स्ट्रेंथ ऑफ, पहले आकार में आइए ना, काके की के बाद जो आया है, तो कुल आकार। तो द स्ट्रेंथ ऑफ या नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्या? कुल श्रम मैंने लिखा शक्ति। हाँ, क्या लिखा आपने? total labor Sir, force the of size India होगा was क्या? Total laborers. estimated approx एक एक 470 करके, million. एक एक करके, होल्ड होल्ड होल्ड। अभी और कोई पूछ रहा है? श्रम शक्ति की आपने क्या लिखा है प्रभु? वर्कफोर्स सर। Sir, labor force. वर्क फोर्स, Labor force. लेबर फोर्स। चलिए फाइनल मैं करता हूं। वर्क फोर्स आपने लिखा है, थोड़ा सा चलेगा। दूसरा, मैन पावर। मैन पावर को श्रम शक्ति लिखा जाता है। बेटर प्रयोग है Sir, मैन labor पावर। power होगा क्या? लेबर पावर नहीं, लेबर के अंदर पावर होता ही नहीं है। Human capital. वर्क फोर्स, ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। वर्क फोर्स या फिर मैंने मैन पावर, ये दो होगा श्रम शक्ति के लिए। नहीं याद आ रहा है, परीक्षा हॉल में है तो वहां कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है इसके लिए मैन पावर होता है या वर्क फोर्स होता है। रट लीजिए ये शब्द आप लोग। स्ट्रेंथ, आकार का मतलब संख्या से है, तो स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रेंथ या सॉरी, ये जो आकार है, आकार के लिए या तो स्ट्रेंथ लिखे या फिर नंबर लिखेंगे। श्रम शक्ति का इतना मिलियन आंका गया है। आंकना का हमने एस्टिमेट किया है, आंका गया है। ये जो गया है इसके लिए हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन,
था तो हैड बीन कर लीजिए, हैड बीन कर लीजिए। आंका गया था तो हैड बीन। वॉज कुछ लोग लिखते हैं, वॉज नहीं होगा, गलत नहीं हो, सही नहीं होगा। वॉज एस्टिमेटेड आप लिखना चाहते हैं, वॉज लिखिए आप भी। कितने लोग वॉज लिखे हैं? हैड बीन सर ज्यादा मैंने अच्छा रहेगा। सर मैं भी वॉज लिखी थी। सर इन द हाँ बोलिए। मैंने भी was लिखा है सर। 2011-12 Sir, in the year 2011-12, the whole manpower of India was evaluated around वाज नहीं 473 है, अरे million. होल्ड, वाज जी का सर, मतलब वहाँ तो पे था, had फिर been. इवैल्यूएशन नहीं होगा। देखिए आंका गया था या आंका गया है, कोई काम किया गया है ना, तो आंकना जो है कहाँ है? आंका गया था। आंका गया और आंका गया था दोनों में अंतर है। तो वॉज एस्टिमेटेड नहीं, हैड बीन, हैड बीन किसी ने किया था, एस्टिमेटेड। इसके अलावा कुछ और लिखा है तो सुधार लीजिए। एस्टिमेटेड के बाद टू या फिर एज, क्या कि अप्रॉक्स, एस्टिमेटेड Estimated about 473 million. एस्टिमेटेड अबाउट, अबाउट ठीक है, जो भी है मिलियन आपने लिख दिया। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी आप प्रयोग देखेंगे एस्टिमेटेड टू और उसके बाद अबाउट का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं मैंने देखा है एस्टिमेटेड टू और उसके बाद अबाउट का प्रयोग किया गया है। ये विशेष प्रयोग है, टू के बाद एस्टिमेटेड का प्रयोग, ठीक है। एस्टिमेटेड टू क्या बताया मैंने? हाँ ठीक है, About 170. टू के बाद अबाउट का प्रयोग किया गया है, ये सब बदलना होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। यहाँ आखिरी लाइन करके हम समाप्त करेंगे, ये करके समाप्त करेंगे और हम चाहेंगे कि इसके आगे की पंक्तियां आप लोग करके कल जब दर्शन हो आपके तो आप इसको पूरा करके लाएंगे। सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा हम लोग निबंध देखेंगे और निबंध के बाद फिर अराउंड 12:40 आपको हम छोड़ देंगे आज। जीवन में कभी ट्रांसलेटर के लिए बैठेंगे नहीं, क्यों? किसी और परीक्षा के लिए नहीं बैठेंगे? उसमें अगर आपको आ गया निबंध लिखने के लिए, आईएएस में भी लिखा जाता है, आप ऊंची उड़ान नहीं भरना चाहते तो आपकी इच्छा है, ठीक है। देखिए जो हम जिस हिसाब से आपको ले चल रहे हैं, निबंध का मतलब ये थोड़े है कि बंध लिखिए। हमारा मूल उद्देश्य है कि आपका जो भाषा के क्षेत्र में पकड़ बढ़े। अब ये सब तो आप अनुवाद कर ले रहे हैं, अच्छी भाषा कब लिख पाएंगे? जब लिखेंगे, कुछ भी लिखिए, अपने बारे में लिखिए, मेरी प्रेम कहानी, ठीक है, वो सब लिखिए, तो लिखना निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से अधिक है। ये जो क्योंकि है, इसकी हिंदी आप लोग, इसकी इंग्लिश बता दें, आप बताइए। So because most कहाँ of the लिखते हैं? बिकॉज country, लिखते हैं। most होल्ड होल्ड people of होल्ड the country. अरे दादा, लिखा है हम आपसे मैंने सर। खाली, हम आपसे एक शब्द पूछते हैं तो आप पूरी कहानी बता दे रहे हैं। हम पूछे सीता किसका बाप, तो पूरी महाभारत आप हमको समझा दी। यहाँ क्योंकि जो है ये मूलतः अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है, और आपको पता है कि बहुत विद्वान लोग हैं हमारे आपके जैसे, जिनका अनुवाद बहुत अच्छा है, वो लोग इस तरह की भूल करते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, मुझे नहीं कहना चाहिए, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया गया था। वेरे चाहते वो लोग तो इसको हिंदी संस्करण में भी लिख सकते थे, सो कॉल्ड अंग्रेज हमारे, नॉट टू कमेंट। क्योंकि की जगह यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस। सर एज कर ये सकते हैं? सेंस मुझे सिंस लग रहा है, एज भी चलेगा, एज कर सकते हैं, एज या सिंस कर सकते हैं। यहाँ ये क्योंकि जगह चूंकि का प्रयोग होना चाहिए था, ये एक्चुअल वर्ड यहाँ ये होना चाहिए, बट यूपीएससी के उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते। उन्होंने गलती कर दी, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये नहीं भी लिखा तब भी चल जाता है, ये सब अरे नहीं लिखते तब भी चल जाता है। तो ये है, तो उसके लिए एज या सिंस, इसमें तीसरा कोई शब्द प्रयोग किए हैं तो ये आगे बढ़े। देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौन करता है निवास? सर हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन था। Most हाँ, people क्वेश्चन को प्रश्न सर, बोला एक गया प्रश्न हिंदी में। live in सर क्वेश्चन the को एक प्रश्न बोला प्रश्न गया। था। सर एक हाँ, प्रश्न बोलिए, था, क्या यहाँ प्रश्न पे है? जैसे गया था खड़ी पाई है, उसके बाद हाँ। क्योंकि सर हम फुल स्टॉप देके देन एश शुरू करेंगे या फिर कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि यहाँ पे मेरी कंफ्यूजन रह जाती है कि हिंदी में खड़ी पाई हो जाए ऐसे ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मशीन से अनुवाद जांचेंगे, दिक्कत होगी। जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज या सिंस खड़ी पाई इसके बाद हो सकता है। देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौन निवास करता है? अधिकांश लोग। कहाँ के? देश के। ये जो देश के शब्द आया है ये एडजेक्टिव रूप में प्रयोग हुआ, विशेषण के रूप में। ठीक है, तो एडजेक्टिव हम कहाँ लगाते हैं? नाउन या प्रोनाउन के पहले। अधिकांश लोग, अधिकांश लोग, तो अधिकांश लोग देश के। ये जो अधिकांश लोग देश के, ये एडजेक्टिव रूप में एक बंच ले लेंगे। तो लोग से पहले, तो अधिकांश के लिए मैक्सिमम पीपुल ऑफ, कहाँ के? देश के। मैक्सिमम पीपुल ऑफ द कंट्री। इंडिया यहाँ कहीं लिखा है क्या? आप इंडिया लिखेंगे, भारत। अच्छा, इन्होंने एक सही प्रश्न किया। किसी का स्पीकर ऑन है, बंद कर लीजिए। ये इनका कहना है भारत लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑफ इंडिया। लेकिन मूल पाठ में हम परीक्षा देने जा रहे हैं ना, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मूल पाठ में अगर देश है तो देश ही लिखिए ना, क्या जबरदस्ती है? अच्छा नंबर ले आना है ना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे, तो निवास करना का लीव होता है LIVE, लिव। कहाँ रहते हैं? इन लगेगा, उसके बाद लिव इन रूरल एरियाज। ठीक है, क्लियर है? लिव इन रूरल एरियाज। कोई और विकल्प आप लोग दें? रिसाइड। रिसाइड और स्टे। स्टे का मतलब गांव घूमने गए हैं, वो स्टे। लिव ही ज्यादा अच्छा रहेगा। रिसाइड नया शब्द है, लिख सकते हैं, सबको नहीं याद आएगा। आपको याद आएगा रिसाइड? रेसिडेंट से रिसाइड आता है, जरूरत नहीं है। आप लिख दी हैं तो चलेगा, परीक्षा में तो कुछ ना कुछ करना है ना समहाउ। आप क्या लिखेंगे? कुछ तो प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कॉमा अगर दे देंगे इसके बाद, तो कॉमा देने के बाद इसलिए का अर्थ खत्म हो जाता है। कहाँ गया? इसलिए के लिए हेंस का प्रयोग करेंगे। सो दैट नहीं होगा, सो खाली लिख सकते हैं, लेकिन हेंस लिखना, सिंस हमने शुरू किया है इसलिए हेंस लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हेंस का स्पेलिंग HENS मत लिखिएगा, HENS लिख दिया तो फिर मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से अधिक है। अब ये जो श्रम बल है, इसकी अंग्रेजी हमने पहले क्या लिखा है? आपने मैन पावर लिखा है, मैन पावर लिखेंगे। वर्कफोर्स लिखा है तो वर्कफोर्स लिख, जैसा शब्द है वैसा लिखना है। ठीक है, तो अगेन आ जाएगा क्या है? ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरों से अधिक है। का अनुपात है, मैंने बोला है का के बाद जो शब्द आएगा वो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो का अनुपात, द अनुपात के लिए रेशियो ऑफ क्या? ग्रामीण श्रम बल। रूरल लिखेंगे ग्रामीण के लिए, गांव नहीं है ना तो विलेज नहीं लिखेंगे। रूरल वर्कफोर्स, लेबर फोर्स जो आपने लिखा है, इज क्या है? किससे अधिक है? शहरी श्रम बल से अधिक है। मोर देन, more than that of More than? city laborers. हाँ, मोर देन के बाद कुछ लोग दैट ऑफ That of लिखते हैं, दैट ऑफ नहीं भी लिखा तो चलेगा। मोर देन द क्या है? श्रम बल ऑफ। अगर मोर देन के बाद दैट लिखा है तो श्रम बल रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, दैट वो रिप्रेजेंट करता है श्रम बल को। मोर देन दैट ऑफ क्या है? शहरी को अर्बन एरिया, अर्बन के बाद एरिया ले आएंगे, नहीं तो मोर देन
द, उसके बाद श्रम बल को रिपीट कर लेंगे और श्रम बल ऑफ अर्बन एरिया जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियों की पूर्णाहुति। अगले जो 4 पंक्तियां बच गई हैं, अगली कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां। हम आशा करेंगे कि कल आप लोग लिख के रखेंगे, हम सिर्फ इस पर डिस्कस करेंगे और किसका खराब हुआ है वो करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? देखिए, एक चीज का मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। देखिए, मैं 1 to 1 इसलिए इंटरेक्शन करना चाहता हूं कि जैसे वो बच्ची है, वो क्या लिख रही है वही समझ रही है, ये तो हमारे सामने बैठी है। आप जब डिस्कशन में नहीं शामिल होंगे तो आपसे क्या गलती हो रही मैं कैसे बता पाऊंगा? और अगर यहाँ छुपाते हैं तो आपका यह रोग बढ़ता जाएगा। जैसे ये है, ये अपनी कॉपी हमको दिखाई, ये है। आप भी, जैसे आप जो लोग ऑनलाइन हैं, उनसे भी तो ये हो सकता है ना कि आप मुझे बताएं कि आपके वाक्य में क्या है, तो कुछ कमी है तो मैं सुधार कर पाऊंगा। और एक्सेल करने का मतलब बाजी जीतने का इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कुछ है। ठीक है, दूसरी ओर चले हम। एक छोटा सा कुछ लोग आईबीपीएस वाले सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आनंद नहीं आएगा। एसओ का क्लास मना किया था मैंने, पर आए हैं तो नुकसान तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि एसओ में अनुवाद है। बहुत लोगों को लगता है अरे छोड़ो, हम पेपर 1 पास ही नहीं कर पाएंगे तो हम अनुवाद क्यों पढ़ें। बहुत लोग शायद इस मंशा से आते हैं। वेरएज ये जो फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक प्रैक्टिकली आपको समझाया ना जाए। एक छोटा सा हम निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले भारत के संसद में वो, हाँ, कोई घुस गया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे द लॉ एंड ऑर्डर, अंग्रेजी में लिखेंगे द लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर सिचुएशन, सिचुएशन अंदर से मंगा लीजिए, इन इंडिया या ऑफ इंडिया। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया या ऑफ इंडिया, दोनों एक ही है। समय हो रहा है 12:11। 12:11, आपका पेन डाउन हो जाना चाहिए 12:20 में। 9 मिनट का समय है। स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करिए। कहाँ ठहर गए थे? अच्छा, सब ठीक ठाक? किसको लिख गए थे? हो गया, ठीक है। ये लिखिए, एक टॉपिक दिया हूँ, फटाफट लिखिए। सिर्फ 9 मिनट का समय दिया है मैंने। प्रयास करेंगे कि 100 या उसके अधिक में फाइनल समरीज के साथ, मतलब अपने विचार के साथ आप इसको बताएंगे। हेडिंग कहाँ लिखा है आपने? देखिए, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, निबंध लिखते समय जो हेडिंग होती है, प्रयास करें हेडिंग के सारे अक्षर या सारे शब्द कैपिटल लेटर में लिखें। कैपिटल लेटर में लिख करके उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, पानी डालने आता है किसी को? बताइए। कैपिटल लेटर में लिख करके उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके फिर लिखना शुरू करेंगे। चलिए, समय तेजी से भाग रहा है। देखिए, कुछ न कुछ लिखेंगे हम लोग।
3 मिनट और बचा हुआ है, स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग। हाँ, मिनिमम 100 वर्ड्स लिखना है। दो मिनट और है, समाप्ति की ओर है हम लोग। लास्ट 1 मिनट। हाँ, लास्ट 1 मिनट। इसके बाद आप लोग, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। दिखाइए।
इंग्लिश में बोले, आप हिंदी में लिख रही हैं। परीक्षा में भी ऐसे ही करेंगी, समझना होगा देवी जी। आपके साथ हैज होता है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्प्स दे देता हूं। हमने बात किया था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ इंडिया। क्या बात किया था? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ इन इंडिया। ठीक है, देखिए जब हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं, ऑनलाइन में से कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा? रुक जाइए आप लोग लिखना। ऑनलाइन में से आप में से किसी ने कुछ लिखा हो तो बताएं। ऑनलाइन बैच, ठीक है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अमन और शांति। बंद करिए लिखना, बंद कर दीजिए लिखना। अमन और शांति, लॉ एंड ऑर्डर को हिंदी में अमन और शांति बोलते हैं। कभी भी किसी भी देश के, हाँ बोलिए क्या लिखी है? सर अमित सर, हाँ सर पहले बोलिए सर इंट्रोडक्शन में सर लिखा है कि सर क्या है सर, लॉ एंड ऑर्डर सर होता क्या है सर? हाँ क्या लिखे हैं बताइए। सर हाँ सर वेन बोलिए। पीपल बिहेव इन अ सर ऑर्गेनाइज्ड वे एंड सर इस मोटो